हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ था. I think underrated. There have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. That they were actually going to make Dear Zindagi with another actress, and it was Shah Rukh and Karan who really pushed. That I don't know about. Then he had an idea of who he wanted to do the film with. No. बॉलीवुड का एक अनसेड रूल है कि जब तक तुम अंडररेटेड हो तब तक तुम बिल्कुल इनविजिबल हो, लेकिन जैसे ही तुम पावरफुल बने, ऑडियंस का तुम्हें अप्रिसिएशन मिला, तुम आउटशाइन कर गए और गलती से तुम आउटसाइडर हो, तो कैसे ऑडियंस के साथ साथ इनसाइडर्स भी तुम्हारे फैन बन जाते हैं. क्योंकि फ्रेश एग्जाम्पल पर बेस्ड कैसे अभी ऑडियंस एक डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रही है, जहाँ एक तरफ तो यामी गौतम की परफॉर्मेंस को फाइनली क्वीन लेवल बोला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्रेज जेन्युइन है या सिर्फ पावर के साथ अलाइन होने की कोशिश है. तो हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट, करण जौहर और यामी गौतम के अराउंड हो रहे ये सारे डिस्कशन को लेकर, जहां ऑडियंस अभी ये पूछ रही है कि कैसे धुरंधर के रिलीज होने की टाइमिंग पर अभी आलिया भट्ट और करण जौहर एक ही दिन यामी गौतम को उनकी परफॉर्मेंस इन हक के लिए प्रेज करते हैं, और साथ साथ कैसे पास्ट में न सिर्फ यामी गौतम को डिजर्विंग अवार्ड नहीं मिले, कैसे करण जौहर ने यामी गौतम को अपने शो कॉफी विद करण के लिए एलिजिबल नहीं माना था, इसे लेकर कैसे उन्हें इग्नोर किया गया, बॉलीवुड में साइडलाइन किया गया. लेकिन अभी उनके हस्बैंड आदित्य धार की फिल्म धुरंधर के मैसिव हिट होने के बाद मानो अब बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर फेमस करण जौहर और आलिया भट्ट उनके फैन बन चुके हैं, जिसको फैंस तो अभी बस एक वियर्ड अपॉर्चुनिस्टिक मूव का टैग दे रहे हैं. तो इस सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो रिसेंटली आलिया भट्ट ने यामी गौतम की फिल्म हक के लिए एक काफी इमोशनल और डिटेल्ड प्रेज करते हुए पोस्ट किया था, और यहीं से ना इंटरनेट आलिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है. उनका पहला रिएक्शन ये था कि अभी इस टाइम पर अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज फैक्ट्स वर हाईलाइटेड कि कैसे हक का थिएटिकल रिलीज तो इंडिया में 7 नवंबर 2025 को हो चुका है, और उस टाइम पर भी रिव्यूज काफी पॉजिटिव थे. यामी की परफॉर्मेंस को तब भी काफी प्रेज किया जा रहा था, लेकिन तब आलिया भट्ट ने पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा. लेकिन अब जब फिल्म OTT पर दोबारा से इतना बज़ क्रिएट कर रही है और एग्जैक्टली उसी फेज में आदित्य धार की धुरंधर इंडस्ट्री शेकिंग सक्सेस बन चुकी है, तब सडनली आउट ऑफ नोवेयर आलिया का ये प्रेज आता है. एंड देन नेटिजन्स आर कनेक्टिंग दीज डॉट्स, एंड उनका ये कहना है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रिसिएशन नहीं है, ये पूरा टाइमिंग का गेम है. एज इन वाइल अप्रिशिएटिंग यामी गौतम, उन्होंने ये मेंशन किया कि उन्होंने फोन पर भी उनसे बात की है, जिसे लेकर लोगों ने ये पूछा कि ये पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना क्यों जरूरी था, क्योंकि इससे पहले भी ना लोग ये बार बार पॉइंट आउट करते आए हैं कि आलिया भट्ट जब भी कोई फिल्म हिट होती है या फिर जब भी कोई डायरेक्टर सडनली पावर पोजीशन में आ जाता है, तब आलिया का नाम या प्रेजेंस कहीं ना कहीं से उस सर्किल के आसपास दिखने ही लगती है. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था रणवीर सिंह का धुरंधर में होना, और आलिया भट्ट का रणवीर को रिपीटेडली अपना बेस्ट फ्रेंड बताने के बाद भी फिल्म रिलीज होते टाइम आलिया का उन्हें सपोर्ट करते हुए एक भी पोस्ट ना किया जाना, और कैसे जब मूवी ब्लॉकबस्टर का टैग ले लेती है और एक्सप्लोड कर देती है सारे पैरामीटर्स को, तब उनका रिएक्शन जरूर आता है. और इसीलिए लोग अभी यही सेम चीज यामी के केस में भी रिपीट होते हुए पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पहले भी यामी ने बहुत पावरफुल काम किया है आर्टिकल 370 जैसी परफॉर्मेंस के टाइम, तब तो आलिया ने कुछ बोला नहीं था उनके लिए. एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जिगरा फिल्म के लिए आलिया को जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था ना, वही नॉमिनेशन में यामी गौतम भी थी, जबकि जिगरा बॉक्स ऑफिस पर कितनी डिजास्टर साबित हुई, तब भी अवार्ड आलिया भट्ट को ही मिला था. एंड एक और एंगल जो ऑडियंस डिस्कस कर रही है कि पिछले साल आलिया की कोई ऐसी बिग थिएटर रिलीज नहीं हुई है, मतलब अपकमिंग अवार्ड नॉमिनेशन में उनका इतना खासा स्कोप है नहीं, और इसी बैकड्रॉप में यामी का नाम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर दिख रहा है. तो बाय हाईलाइटिंग दिस, लोगों का ये मानना है कि शायद ये अप्रिसिएशन कंपटीशन के बिना इमेज करेक्शन के लिए किया गया है. एंड सी, यहाँ पर इशू ना अप्रिशिएट करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कैसे सिलेक्टिव अप्रिसिएशन और टाइमिंग जरूर एक काफी बड़ा इशू है. क्योंकि पिक्चर में एंट्री होती है आलिया भट्ट को अपना फेवरेट कहने वाले करण जौहर की, क्योंकि कोइंसिडेंस हिस्ट्री में सबसे बड़ा
कोइंसिडेंस होगा कि आलिया भट्ट ने जिस दिन यामी गौतम को प्रेस करते हुए ये पोस्ट किया था ना, करण जौहर ने भी ऑलमोस्ट सेम डे सेम टोन में यामी गौतम को इतना प्रेस कर दिया कि लोग फिर करण जौहर के पुराने इंस्टेंसेस को ढूंढ ढूंढ कर पॉइंट आउट करने लग गए, क्योंकि पहले से ही करण जौहर का नाम बॉलीवुड में नेपोटिज्म डिबेट्स का सेंटर माना जाता है। तो फिर ऑडियंस का ये कहना था कि जब यामी गौतम और ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी काबिल, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऋतिक को कॉफी विद करण पर इनवाइट किया गया था, लेकिन यामी को क्वालिफाइड इनफ नहीं माना गया था। एंड फॉर श्योर यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा ऋतिक रोशन को कि उन्होंने शो पर जाने का ऑफर डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि वो अपनी लीडिंग लेडी के बिना वहाँ नहीं जाना चाहते थे। तो अभी ऑडियंस ये पूछ रही है कि जो एक्ट्रेस तब आपके शो के लिए एलिजिबल तक नहीं थी, आज सडनली आप उसके लाइफ टाइम फैन कैसे बन गए। और इतना ही नहीं, फिर लोग ये भी याद दिलाते हैं कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, जहाँ यामी न सिर्फ विजिबली अनकंफर्टेबल लग रही थी बल्कि इग्नोर्ड हो रही है ये भी दिख रहा था लोगों को। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब फिल्म थर्सडे रिलीज हुई थी तब करण जौहर ने फिल्म को प्रेस किया था, लेकिन लीड यामी गौतम को इग्नोर करके साइड रोल करने वाली नेहा धूपिया को बहुत हाईलाइट किया गया था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इंस्टेंसेस, जब आज करण जौहर यामी को ओपनली चैंपियन बोल रहे हैं, खुद को उनका फैन बता रहे हैं, तो लोग इस सक्सेस के साथ उनके एटीट्यूड शिफ्ट को भी नोटिस कर रहे हैं। और ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जब यामी आउटसाइडर थी तब उन्हें साइडलाइन किया गया, लेकिन अभी यामी का वर्क इतना पावरफुल होता जा रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस उनके हस्बैंड आदित्य धार की मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिससे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि धुरंधर की सक्सेस ने इस पूरे पावर डायनेमिक सिस्टम को विजिबल जरूर कर दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी ना, मैंने कुछ और ट्वीट्स भी नोटिस किए थे, जहाँ पर अनन्या पांडे ने एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया हुआ है जहाँ आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे काफी सारे क्लेम्स किए जा रहे थे, ऐसे वहाँ पर ये पॉइंट आउट किया गया था कि कैसे जब भी कोई डायरेक्टर काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो आलिया भट्ट का उसके साथ एसोसिएशन होना कंफर्म होता है। इसके बाद नेपो वर्सेस नेपो के डिस्कशंस दोबारा से लाइमलाइट में आते हैं। मतलब देखो, अभी कुछ टाइम पहले ही ना एक अवार्ड शो के इवेंट से क्लिप बहुत ज्यादा वायरल गया था, जहाँ पर आलिया भट्ट, विकी कौशल और अनन्या पांडे साथ में बैठे हुए थे। ऐसे अनन्या बीच में बैठी हुई थी और वहाँ आलिया विकी से तो बात कर रही होती है, लेकिन अनन्या को वो इग्नोर कर रही है। ये लोगों ने काफी ज्यादा नोटिस किया था, जिसके बाद उस टाइम पर भी ये कोल्ड बिहेवियर बहुत एविडेंट है, ये बोला जा रहा था। जिसके बाद लोगों ने ये कंक्लूड करना शुरू कर दिया कि शायद अनन्या पांडे और आलिया भट्ट के बीच में कुछ तो कोल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। एंड देन लोगों ने ना अनन्या पांडे का कॉफी विद करण शो से एक और क्लिप यहाँ पर हाईलाइट किया कि जब उनसे ये पूछा गया था कि तुम में अपने सीनियर्स यानी कि वरुण, सिड एंड आलिया, जो कि फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में थे, उनसे क्या डिफरेंट है। तो रिप्लाई में ना अनन्या ने सरकास्टिकली बोल दिया था कि उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का नाम पता है, जिसे ऑडियंस ने तो एक इनडायरेक्ट शेड माना था, क्योंकि आलिया भट्ट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन कितनी ज्यादा वायरल हुई थी सबको काफी अच्छे से पता है। इस वजह से लोग अभी ये हाईलाइट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर भी इक्वेशंस उतने स्मूथ ना हो एंड सब कुछ पीआर स्माइल्स के पीछे बस छुपाया जाता हो। क्योंकि अगर नेपो किड्स के बीच में ही कोल्ड वॉर हो सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि आउटसाइडर के साथ तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता होगा। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि क्या आपको भी एक जेन्युइन अप्रिसिएशन लगता है या फिर एक कैलकुलेटिव मूव है जो भी ऑडियंस को काफी अच्छे से समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।